सोचिए 2024 के टाटा आईपीएल का फाइनल मैच चल रहा है। स्टेडियम एकदम खचाखच भरा है और शोर इतना है कि हाँ, वहाँ का माहौल ही अलग होता है, एकदम इलेक्ट्रीफाइंग। बिल्कुल। तो कोई अपनी सीट से उठता है और सीधा स्नैक्स काउंटर पर जाता है। लेकिन पेमेंट करने के लिए वो ना तो अपना स्मार्टफोन निकालता है, ना ही कैश देता है। अच्छा, तो बिना इन सब के पेमेंट कैसे होता है? वही तो जादू है। वो बस अपनी कलाई पर बंधा एक खास रुपए रिस्ट बैंड मशीन पर टैप करता है, जिस पर कप्तान का ऑटोग्राफ भी है, और पलक झपकते ही पेमेंट हो जाता है। कोई इंटरनेट नहीं, कोई झंझट नहीं। ओह वाओ, ये तो किसी साईफाई फिल्म जैसा लगता है। है ना? लेकिन ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये आज के भारत की सच्चाई है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारा लक्ष्य यही है, हम उस विशाल मशीनरी का गहन विश्लेषण करेंगे जो इस जादू को मुमकिन बनाती है। सही कहा, क्योंकि जो हमारे पास इस बारे में जानकारी है, वो बताती है कि इसके पीछे बहुत बड़ा सिस्टम काम कर रहा है। हाँ, और वो सिस्टम भरा पड़ा है इन भारी भरकम शब्दों से, जैसे नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई और भीम। इन सब ने देश की अर्थव्यवस्था की नींव बदल दी है। लेकिन सच कहूं तो अक्सर ये सब किसी अल्फाबेट सूप की तरह लगता है। मतलब इतने सारे टेक्निकल टर्म्स हैं कि कोई भी आम इंसान जानकारी के बोझ तले दब जाए। वही तो हमारा मिशन आज इसी अल्फाबेट सूप को सुलझाना है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। ये समझना वाकई दिलचस्प है कि ये जो जादू हमें दिखता है, उसके पीछे एक बेहद मजबूत और कॉम्प्लेक्स ढांचा है। मतलब जब कोई दुकान पर क्यूआर कोड स्कैन करता है तो उसे लगता है कि पैसा बस उसके फोन से दुकानदार के फोन में चला गया। बिल्कुल, आमतौर पर लोग यही सोचते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे जो काम हो रहा है ना, वो किसी भी बड़े इंजीनियरिंग अजूबे से कम नहीं है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है। तो फिर ये किस चीज की बात है? ये इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक पूरे देश के फाइनेंशियल बिहेवियर को सिर्फ 15 सालों के अंदर पूरी तरह से बदल कर रख दिया गया। और इस पूरे बदलाव के सेंटर में है एनपीसीआई, यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगर मैं इसे एक रूपक में समझाने की कोशिश करूं हाँ, बताइए कैसा रूपक? तो ये मुझे देश की अर्थव्यवस्था के नर्वस सिस्टम जैसा लगता है, या फिर शायद एक बेहद बिजी हवाई अड्डे के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह। ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वाली एनालॉजी काफी अच्छी है, बहुत क्लियर पिक्चर देती है। है ना? मतलब भारत में डिजिटल रूप से जो भी पैसा इधर से उधर हो रहा है, उसकी हर एक उड़ान इसी कंट्रोल रूम के रडार से होकर गुजर रही है। सही पकड़ा आपने। देखिए, 2008 से पहले भारत में पेमेंट सिस्टम बहुत बिखरा हुआ था। इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने मिलकर 2008 में एनपीसीआई की स्थापना की। अच्छा, तो ये आरबीआई का ही इनिशिएटिव था? हाँ, और इसमें 10 प्रमोटर बैंक्स का एक कंसोर्शियम था, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी जैसे बड़े नाम शामिल थे। इन सब का लक्ष्य एक ऐसा सेंट्रल प्लेटफॉर्म बनाना था जो सभी बैंक्स को एक आम भाषा में बात करना सिखा सके। लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि रुपे ने एक ऑन द गो कॉन्टैक्टलेस रिस्ट बैंड निकाला है, जिससे बिना पिन के 5,000 रुपए तक और ऑफलाइन होने पर 500 रुपए तक कट जाते हैं। हाँ, वो फीचर्स तो बहुत एडवांस्ड हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, रुपे कार्ड का इस्तेमाल करने पर कनाडा, जापान और अमेरिका में इन स्टोर खरीदारी पर 25%, यानी करीब 2,500 तक का कैशबैक मिल रहा है। बिल्कुल, ये ऑफिस तो है ना। तो मेरे दिमाग में ना एक उलझन पैदा होती है। क्या एनपीसीआई का काम सिर्फ इस तरह के फैंसी गैजेट्स और इंटरनेशनल कैशबैक ऑफर्स बनाना है? इसका मेन मोटिव आखिर है क्या? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये गैजेट्स और कैशबैक सिर्फ आइसबर्ग का टिप है। अच्छा, तो असल कहानी कुछ और है? बिल्कुल। एनपीसीआई का असली और सबसे बड़ा लक्ष्य भारत की उस विशाल आबादी को मेनस्ट्रीम इकोनॉमी में खींच कर लाना है, जिसे पहले अनबैंक्ड कहा जाता था। यानी जिनके पास पहले बैंक अकाउंट्स नहीं थे? सिर्फ अकाउंट ही नहीं, बैंक खाते तो दूर की बात है, उनके पास जरूरी कागजात तक नहीं थे। और टेक्निकल लेवल पर देखें तो इसका दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य है सेटलमेंट की स्पीड को T+0 पर लाना। एक मिनट, ये T+0 क्या है? ये तो किसी रोबोट या टर्मिनेटर के मॉडल का नाम लग रहा है। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। हाँ, तो अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझना हो तो इसका क्या मतलब है? आसान भाषा में T का मतलब है ट्रांजैक्शन का दिन।
पुराने वक्त में जब कोई चेक जमा करता था तो बैंक्स को आपस में हिसाब बराबर करने में कई दिन लग जाते थे। अच्छा, हाँ, 3-4 दिन तो लग ही जाते थे। सही कहा। इसे T+2 या T+3 कहते थे। यानी आज ट्रांजैक्शन हुआ तो पैसा 2-3 दिन बाद अकाउंट में एक्चुअल में सेटल होगा। तो T+0 का मतलब हुआ उसी दिन? उसी दिन नहीं, बल्कि उसी सेकंड। T+0 का सीधा मतलब है कि जिस सेकंड लेन देन हुआ उसी वक्त बैंक्स के बीच असल पैसे का ट्रांसफर और हिसाब पूरा हो जाए। वाह, मतलब वेट भी नहीं करना पड़ता? बिल्कुल नहीं। एनपीसीआई ये ध्यान रखता है कि जब कोई 10 रुपए की चाय भी पीता है तो उसके बैंक और चाय वाले के बैंक के बीच का हिसाब उसी दिन 0 पर आ जाए। ये तो वाकई कमाल है। और जब हम रोजमर्रा के इन छोटे ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं तो यूपीआई का जिक्र तो आएगा ही। उसके बिना तो आजकल काम ही नहीं चलता। वही तो, मैं 2024 के आंकड़े ही देख लीजिए। यूपीआई ने एक महीने में 14.04 बिलियन यानी 1404 करोड़ ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा पार किया। ये नंबर सच में माइंड ब्लोइंग है। लेकिन यहाँ पर ना लोगों के बीच एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, और सच कहूं तो मुझे भी होती है। किस बारे में? यूपीआई और भीम के बीच का अंतर। अगर मैं अपनी उसी पहली वाली एनोलॉजी पर वापस जाऊं, मान लीजिए कि यूपीआई एक रेलवे ट्रैक है, एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पूरे देश में बिछाया गया है। हाँ, ठीक है। तो क्या भीम उस ट्रैक पर चलने वाली एक ट्रेन है? और यहाँ मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर यूपीआई अपने आप में इतना बेहतरीन और ओपन ट्रैक है जिस पर बाकी प्राइवेट एप्स चल रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली जी। जिस पर गूगल और फोन पे जैसी प्राइवेट कंपनी अपनी बुलेट ट्रेन चला रही हैं, तो फिर सरकार को टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च करके अलग से भीम ऐप बनाने की क्या जरूरत थी? इससे एक बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा होता है कि आखिर एक ओपन नेटवर्क में सरकारी ऐप की क्या भूमिका है। हाँ, क्योंकि सब कुछ तो प्राइवेट ऐप्स कर ही रही है ना। देखिए, आपकी रेलवे ट्रैक और ट्रेन वाली एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। टेक्निकल रूप से यूपीआई एक बैक एंड टेक्नोलॉजी है। मतलब वो फाउंडेशन है। हाँ, ये एक प्रोटोकॉल है जो बैंक ए को बैंक बी से बात करने की सुविधा देता है। कोई भी आम इंसान सीधे यूपीआई को डाउनलोड नहीं कर सकता। उसे एक ऐप चाहिए जो उस ट्रैक पर दौड़ सके। अच्छा, और भीम वही ऐप है? बिल्कुल। भीम, जिसका पूरा नाम भारत इंटरफेस फॉर मनी है, वो वही ट्रेन या ऐप है जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ने खुद बनाया है। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? रही बात इसे बनाने की जरूरत की, तो इसका मोटिव प्राइवेट कंपनी से compete करना कभी था ही नहीं। तो फिर क्या था? इसका मकसद एक बेसलाइन सेट करना था। जब भीम लॉन्च हुआ था तब देश में स्मार्टफोन और इंटरनेट का इस्तेमाल अभी बढ़ ही रहा था। हाँ, लोगों को आदत नहीं थी। सही। अब जो प्राइवेट ऐप्स होते हैं उनमें बहुत सारे फीचर्स, कैशबैक, एड्स और मर्चेंट डील्स की भीड़ होती है। भीम को जानबूझकर बेहद क्लीन और सिंपल रखा गया। हाँ, मैंने देखा है भीम ऐप काफी मिनिमलिस्ट है। इसमें कोई एड्स नहीं है। ये सिर्फ पर्सन टू पर्सन यानी P2P पेमेंट पर फोकस करता है। और सबसे खास बात ये रूरल इंडिया के लिए बनाया गया था। इसीलिए ये हिंदी, तमिल, तेलुगु जैसी रीजनल लैंग्वेजेस में काम करता है। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब मैंने इन दोनों की लिमिट्स यानी ट्रांजैक्शन की सीमाओं को चेक किया तो मुझे एक बहुत ही बारीक लेकिन अहम अंतर दिखाई दिया। अच्छा, आपने लिमिट्स नोटिस की हैं? हाँ। अगर हम पर्सनल ट्रांजैक्शन की बात करें तो दोनों में डेली लिमिट 1 लाख रुपए ही है। बिल्कुल, P2P लिमिट सेम है। लेकिन जब हम यूपीआई के जरिए किसी हॉस्पिटल का बड़ा बिल भरते हैं या किसी मर्चेंट को पेमेंट करते हैं तो ये लिमिट 5 लाख तक जा सकती है। सही जानकारी है। जबकि भीम ऐप में चाहे कुछ भी हो जाए, एक बैंक अकाउंट के लिए डेली लिमिट सिर्फ 1 लाख तक ही लॉक की गई है। ऐसा क्यों? ये लिमिट ना सिक्योरिटी के नजरिए से बहुत जरूरी है। भीम का टारगेट यूजर वो है जो शायद लाइफ में पहली बार डिजिटल पेमेंट कर रहा हो, जैसे दूर किसी गांव का किसान या कोई बुजुर्ग। हाँ, एग्जैक्टली। तो उनके साथ फ्रॉड का रिस्क कम करने के लिए इसमें 1 लाख की सख्त लिमिट रखी गई है। प्राइवेट ऐप्स अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से मर्चेंट पेमेंट्स के लिए 5 लाख की लिमिट देते हैं। ये तो काफी लॉजिकल है। लेकिन हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि ज़रूरतें सिर्फ एक ऐप या पेमेंट तक सीमित नहीं है। इसीलिए एनपीसीआई ने सिर्फ यूपीआई या भीम पर रुकने के बजाय 11 प्रोडक्ट्स का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया है। 11 प्रोडक्ट्स? ये तो सच में एक पूरी फौज है। हाँ, पूरी रेंज कवर होती है इससे। चलिए कोशिश करते हैं कि इन हम यूजर की जरूरतों के हिसाब से समझें। पहले 3 तो रोजमर्रा के रिटेल पेमेंट्स के लिए हो गए। पहला रुपे कार्ड, जिसे हम वीजा या मास्टर कार्ड का देसी और सस्ता ऑल्टरनेटिव कह सकते हैं। बिल्कुल सही समझे आप। दूसरा हो गया यूपीआई, जिसकी हमने अभी ट्रैक के रूप में डिटेल में बात की। और तीसरा हो गया अपना भीम ऐप,
करेक्ट, ये तीनों रिटेल बैकबोन है। लेकिन मेरी एक बहुत बड़ी परेशानी है हर महीने कटने वाली ईएमआई की। मतलब पहले के जमाने में लोग पोस्ट डेटेड चेक्स देते थे और वो चेक्स अक्सर बाउंस भी हो जाते थे। हाँ, वही झंझट रहती थी हमेशा। उसी दर्द को खत्म करने के लिए उनका चौथा प्रोडक्ट काम आता है, NACH, यानी नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। इससे तो मैं ईएमआई काटने वाला साइलेंट वर्कर कहना पसंद करूंगा। ये नाम बिल्कुल सटीक है इसके लिए। ये बल्क और रिकरिंग यानी बार बार होने वाले पेमेंट्स के लिए है। जैसे सैलरी और ईएमआई। हाँ, किसी भी कंपनी को अगर एक साथ लाखों एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है या लाखों कस्टमर्स के अकाउंट से हर महीने की 5 तारीख को लोन की किश्त काटनी है, तो सब ऑटोमेटिक हो जाता है। बिल्कुल, ये सारा काम बिना किसी पेपर वर्क के NACH के जरिए बैकग्राउंड में चुपचाप अपने आप हो जाता है। कमाल है। और अगर मुझे किसी को अभी के अभी बहुत सारा पैसा भेजना हो, मतलब इमरजेंसी में, उसके लिए उनका 5वां प्रोडक्ट है IMPS, जिस पर हम आगे चलकर और गहराई से बात करेंगे क्योंकि वो एक अलग ही लेवल का महारथी है। ठीक है, उसको होल्ड पे रखते हैं। अब एक ऐसे सिनेरियो के बारे में सोचते हैं जहां सरकार को किसी गरीब व्यक्ति को वैक्सीन या खाद के लिए पैसे देने हैं। ये बहुत कॉमन यूज केस है। लेकिन सरकार को डर है कि वो इंसान उन पैसों का इस्तेमाल किसी और चीज में ना कर ले, मतलब जिस काम के लिए पैसे दिए हैं वही काम हो। ऐसे बिल्कुल सटीक और पर्पस बेस्ड पेमेंट्स के लिए 36 प्रोडक्ट बनाया गया जिसका नाम है ई-रूपी। ई-रूपी? हाँ, इसे आप एक कॉन्टैक्टलेस डिजिटल वाउचर समझ सकते हैं। मतलब ये कैश या सीधा अकाउंट में आने वाला पैसा नहीं है? ये पैसे हैं, लेकिन एक खास लिफाफे में बंद। थोड़ा और एक्सप्लेन करें इसे। मान लीजिए सरकार ने किसी के इलाज के लिए ई-रूपी वाउचर इशू किया। अब इसके लिए उस इंसान के पास बैंक खाता होना, इंटरनेट होना या स्मार्टफोन होना जरूरी नहीं है। फिर वो पेमेंट कैसे करेगा? उसके ऑर्डिनरी से मोबाइल पर एक SMS या QR कोड आएगा। वो सीधा हॉस्पिटल जाएगा, वो SMS वहां दिखाएगा और पेमेंट हो जाएगा। वाओ! और खास बात यह है कि ये वाउचर हॉस्पिटल के अलावा और कहीं किसी भी और काम के लिए रिडीम ही नहीं किया जा सकता। ये तो करप्शन रोकने का बहुत ही शानदार तरीका है। बिल्कुल, डायरेक्ट बेनिफिट बिना किसी लीकेज के। अब 7वें प्रोडक्ट पर आते हैं जो आजकल के यूथ में बहुत पॉपुलर है, ऑटो पे। हाँ, सब लोग OTT देखते हैं आजकल। वही ना, हर किसी के पास OTT सब्सक्रिप्शंस हैं या म्यूचुअल फंड्स की SIP करनी होती है। उनका पेमेंट हर महीने खुद हो जाए, इसके लिए ऑटो पे बनाया गया जो UPI के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही चलता है। सही कहा, ऑटो पे ने सब्सक्रिप्शंस बहुत आसान कर दिए हैं। लेकिन 8वां प्रोडक्ट मेरा पर्सनल फेवरेट है, UPI लाइट। मैं बताता हूँ क्यों। मेरे बैंक स्टेटमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसमें पन्नों के पन्ने सिर्फ 20 रुपए की चाय या 10 रुपए के समोसे के ट्रांजैक्शन से भरे होते थे। ये तो हर दूसरे इंसान की कहानी है। जब साल के अंत में मुझे कोई मेन ट्रांजैक्शन खोजना होता था तो भाई साहब मिलता ही नहीं था। सिर्फ आपकी नहीं ना, ये बैंक्स की भी सबसे बड़ी सरदर्दी थी। पता है आपको, भारत में होने वाले कुल डिजिटल पेमेंट्स में से 50% से ज्यादा पेमेंट्स 200 रुपए से कम के होते हैं। वेट, रियली? आधा पेमेंट चिल्लर में होता है? बिल्कुल, और हर बार जब कोई 10 रुपए का भी पेमेंट करता था तो दोनों बैंक्स के मेन सर्वर्स को आपस में पूरी प्रोसेसिंग करनी पड़ती थी। तो इससे तो सर्वर पर बहुत लोड पड़ता होगा। वही ना, सर्वर क्रैश होने का डर हमेशा बना रहता था। इसीलिए NPCI UPI लाइट लाया। ये आपके फोन के अंदर ही एक छोटा सा वॉलेट है। अच्छा, मतलब पैसा बैंक से डायरेक्ट नहीं कटता? हाँ, आप एक बार में उसमें पैसे डाल लीजिए और फिर 500 रुपए तक का कोई भी पेमेंट सिंगल क्लिक में हो जाएगा, वो भी बिना बैंक सर्वर तक गए, सीधा फोन से। इससे तो बैंक का स्टेटमेंट भी क्लीन रहता है और इंटरनेट स्लो होने पर पेमेंट फेल होने का डर भी नहीं। एकदम सही। अब 9वें प्रोडक्ट की ओर चलते हैं जिसने सच में रूरल इंडिया की पूरी तस्वीर बदल दी है, APS, यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। हाँ, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर रहा है। इस सिस्टम ने ना बैंकिंग की पूरी परिभाषा को ही पलट दिया। पहले लोगों को बैंक जाना पड़ता था, लंबी लाइन में लगना पड़ता था। APS ने बैंक को ही इंसान के पास ला दिया। बिल्कुल, मैंने देखा है गांव में लोग जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता, जो अपना पिन याद नहीं रख सकता, उसके लिए ये बहुत आसान है। उन्हें किसी ATM कार्ड या फोन की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो बस अपने गांव की दुकान पर जाते हैं जो बैंक का कॉरेस्पॉन्डेंट होता है और वहां छोटी सी मशीन पर अपना अंगूठा लगाते हैं और अपना आधार नंबर बताकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से सीधे पैसे निकाल लेते हैं। ये फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग है सच्ची। अच्छा, 10वां प्रोडक्ट तो हम सबने हाईवे पर देखा ही है, NATC फास्टैग। हाईवे टोल्स पर जो पहले लंबी लंबी कतारें लगती थी, उन्हें इसने लगभग खत्म कर दिया है। हाँ, बिना गाड़ी रोके इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हो जाता है।
ये भी एक तरह का ऑटोमेटेड सेटलमेंट है जो नियर रियल टाइम में ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है, ताकि रेडियो फ्रीक्वेंसी से गाड़ी के गुजरने के कुछ ही सेकंड्स में टोल का पैसा कट जाए। बहुत स्मूथ सिस्टम है। हाँ अब यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही बेसिक सा सवाल उठ रहा है। हाँ, पूछिए। हमने इतनी सारी टेक्नोलॉजीज की बात की ना, मेरा मतलब है स्मार्टफोन, इंटरनेट, बायोमेट्रिक्स और रेडियो फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर हम किसी ऐसे इंसान की कल्पना करें जिसके पास स्मार्टफोन खरीदने के पैसे नहीं हैं, जिसके गांव में इंटरनेट का नेटवर्क नहीं आता, तो क्या वो इस रेवोल्यूशन से बाहर है? हाँ वही, क्या वो डिजिटल पेमेंट नहीं कर सकता? यहीं पर 11वां और शायद सबसे कम चर्चा में रहने वाला लेकिन सबसे जरूरी प्रोडक्ट आता है, *99#। 99#? हाँ, ये तो किसी टेलीकॉम कंपनी के कस्टमर केयर का नंबर लग रहा है। सुनने में ऐसा ही लगता है, लेकिन ये एक USSD आधारित मोबाइल पेमेंट सिस्टम है। USSD क्या है? थोड़ा आसान भाषा में समझाइए इसको। आपने कभी पुराने जमाने के उस फीचर फोन में अपना बैलेंस चेक करने के लिए *123# डायल किया है? हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें एक छोटी सी ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पे मैसेज पॉपअप होता था। पर आने वाला मैसेज ही USSD टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी न काम करने के लिए इंटरनेट या 4G, 5G डेटा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती। अच्छा, तो बिना डेटा के कैसे चलता है? ये सीधे टेलीकॉम कंपनीज के वॉइस और SMS वाले बेसिक नेटवर्क चैनल का इस्तेमाल करती है। मतलब कि किसी के पास अगर सिर्फ 1000 रुपए वाला बटन वाला फोन हो तो भी वो डिजिटल पेमेंट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। बिना इंटरनेट के कोई भी साधारण फोन यूज करने वाला इंसान सिर्फ 99# डायल करके पैसे भेज सकता है और अपना बैंक बैलेंस भी चेक कर सकता है। ये तो गजब की बात है। और ये 13 भाषाओं में अवेलेबल है और इससे 83 से ज्यादा बैंक्स और लगभग सभी टेलीकॉम कंपनी सपोर्ट करती हैं। ये वाकई में एक पूरी तरह से जुड़ा हुआ शानदार इकोसिस्टम है। छोटे और रोजमर्रा के खर्चों, चाय समोसे से लेकर EMI तक की तो हमने काफी बात कर ली। हाँ, रिटेल का हिस्सा तो हमने पूरा कवर कर लिया। लेकिन बिजनेस और बड़े ट्रांजैक्शंस की दुनिया एकदम अलग रूल्स पर चलती है। तो चलिए अब बड़े ट्रांजैक्शंस के महारथियों की तरफ मुड़ते हैं। मेरा मतलब है निफ्ट, RTGS और IMPS। ये तीनों सिस्टम ही इकोनॉमी का हेवी लिफ्टिंग करते हैं। इन्हें समझने के लिए ना मेरे दिमाग में वापस से ट्रांसपोर्टेशन की एक एनालॉजी आ रही है। आइए सुनते हैं आपकी नई एनालॉजी। देखिए, अगर हम निफ्ट की बात करें तो ये मुझे एक पब्लिक बस की तरह लगता है। ये बस एक फिक्स टाइम पर ही डिपो से निकलती है, स्पीड में थोड़ी धीमी है, लेकिन छोटी बड़ी हर सवारी को एक साथ बैठा कर ले जाती है। सही है। और RTGS? RTGS एक प्राइवेट जेट की तरह है। ये सिर्फ बड़े और VIP कार्गो के लिए बना है। इसमें चढ़ने के लिए आपकी जेब में कम से कम 2 लाख रुपए होने चाहिए, लेकिन ये बिना रुके सीधा और तुरंत अपनी मंजिल पर पहुंचता है। बेहतरीन एनालॉजी है। और वो फास्ट डिलीवरी स्कूटर कौन सा है? IMPS। हाँ, IMPS एक फास्ट डिलीवरी स्कूटर की तरह है। ये 24 घंटे 7 दिन चलता है, तुरंत पहुंचता है, लेकिन इस स्कूटर पर एक बार में 5 लाख से ज्यादा का वजन नहीं लादा जा सकता। ये एनालॉजी सच में सिस्टम्स का डिफरेंस क्लियर कर देती हैं। लेकिन मैं टेक्निकल साइड समझना चाहता हूँ। आखिर ये बस क्यों है और जेट क्यों है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो टेक्नोलॉजी के लेवल पर ये बस और जेट का जो फर्क है वो असल में सेटलमेंट के तरीके का फर्क है। सेटलमेंट का तरीका? हाँ, स्पीड और सेटलमेंट के मामले में NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर बैच प्रोसेसिंग के प्रिंसिपल पर काम करता है। बैच प्रोसेसिंग मतलब एक साथ बल्क में? हाँ, मतलब ये कि बैंक हर एक ट्रांजैक्शन पर तुरंत पैसा नहीं भेजते। अब इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए बैंक A से बैंक B में 10 लोगों ने पैसे भेजे। ठीक है। और उसके बदले बैंक B से बैंक A में 8 लोगों ने पैसे भेजे। तो RBI हर आधे घंटे में इन सब ट्रांजैक्शंस का एक बैच बनाता है। अच्छा। और फिर सिर्फ नेट अमाउंट सेट ऑफ होता है। बिल्कुल सही, जो नेट डिफरेंस होता है वो उसे ही ट्रांसफर करता है। इस मेथड से सर्वर्स की बहुत सारी प्रोसेसिंग पावर बच जाती है। तो इसलिए आप इसे पब्लिक बस कह रही हैं जो सवारियों के इकट्ठे होने का इंतजार करती है। एग्जैक्टली। और इस प्रोसेस में सेटलमेंट होने में कभी-कभी 2 घंटे तक का वक्त लग सकता है। समझ गया। और प्राइवेट जेट यानी RTGS में क्या सिस्टम होता है? RTGS का पूरा नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यहाँ ग्रॉस का मतलब है कि यहाँ कोई बैच नहीं बनता और ना ही कोई नेटिंग होती है। तो तुरंत ट्रांसफर होता है? हाँ, जैसे ही आपने पैसा भेजा, रिजर्व बैंक का सिस्टम उसी वक्त रियल टाइम में उस अकेले ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करके सामने वाले बैंक में सीधा डाल देता है। इसे 1-on-1 सेटलमेंट कहते हैं।
पर क्या इसमें सर्वर पर लोड नहीं पड़ता? पड़ता है ना। एक एक ट्रांजैक्शन को तुरंत प्रोसेस करने में बहुत हेवीली टेक्निकल रिसोर्सेज लगते हैं। इसीलिए इसे हर छोटी पेमेंट के लिए नहीं रखा गया है, बल्कि इसे सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट या जरूरी वीआईपी पेमेंट्स के लिए रिजर्व रखा गया है। अच्छा, इसीलिए इसकी मिनिमम लिमिट 2 लाख रखी गई है ताकि हम जैसे लोग 10-10 रुपए का प्राइवेट जेट ना उड़ाने लगे। एकदम सटीक बात पकड़ी आपने। आरटीजीएस में कम से कम 2 लाख भेजने होते हैं, और हाँ, इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। जबकि एनईएफटी में आप 1 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं और उसकी भी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। और हमारा वो फास्ट स्कूटर यानी आईएमपीएस, उसकी क्या कहानी है? आईएमपीएस यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये खास तौर पर रिटेल यूजर्स के लिए बनाया गया रियल टाइम वन-ऑन-वन सेटलमेंट है। इसमें कितने से शुरू कर सकते हैं? इसमें आप 1 रुपए से पेमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। पैसा तुरंत उस तरफ पहुंचता है, लेकिन चूंकि सर्वर को सेफ रखना है, इसलिए इसकी मैक्स लिमिट 5 लाख रुपए तक फिक्स की गई है। चलिए, लिमिट का फंडा तो क्लियर हो गया, लेकिन इनकी अवेलेबिलिटी और फीस के बारे में क्या डिटेल्स हैं? अवेलेबिलिटी के मामले में पिछले कुछ सालों में एक बड़ा रेवोल्यूशन आया है। एक टाइम था जब एनईएफटी सिर्फ बैंक वर्किंग आवर्स के हिसाब से चलता था। हाँ, वीकेंड पे बंद रहता था। लेकिन दिसंबर 2019 से एनईएफटी सर्विसेज को 24 घंटे, 7 दिन और साल के 365 दिन एक्टिव कर दिया गया है। ये तो बहुत आसान हो गया। और आईएमपीएस? आईएमपीएस तो जब से स्टार्ट हुआ है तब से ही 24/7 अवेलेबल है, लेकिन आरटीजीएस के साथ थोड़ा अलग सीन है। क्योंकि ये इतनी ह्यूज अमाउंट्स का सेटलमेंट होता है, तो ये अक्सर बैंक्स के वर्किंग आवर्स और आरबीआई के हॉलीडेज पर डिपेंड कर सकता है। समझ गया। और चार्जेस का क्या सीन है इन जेट और बस की सवारी में? इनका फी स्ट्रक्चर काफी सोच समझकर बनाया गया है। देखिए, आईएमपीएस तो मोस्टली ऑनलाइन, इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग से होता है, तो इसका चार्ज हर बैंक का अपना अलग होता है, जो यूजुअली 5 से 15 रुपए के आसपास लगता है। और एनईएफटी आरटीजीएस का क्या है? किया जा सकता है। अगर आपके अकाउंट में नेफ्ट से पैसा आ रहा है, यानी इनवर्ड रेमिटेंस, तो वो पूरी तरह से फ्री है और ऑनलाइन भेजना भी फ्री होता है। और ब्रांच से भेजे तो? अगर आप ब्रांच जाकर पेपर फॉर्म के थ्रू पैसे भेजते हैं, तो अमाउंट के हिसाब से 2.5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक का चार्ज लग सकता है। और आरटीजीएस में? वहां तो अमाउंट बहुत बड़ा होता है। आरटीजीएस में भी अंदर आने वाला पैसा फ्री है, और पैसे बाहर भेजने पर 2 लाख से 5 लाख के बीच 25 रुपए और जीएसटी लगता है, और 5 लाख के ऊपर मैक्सिमम 50 रुपए प्लस जीएसटी लगता है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटें तो ये तस्वीर एकदम साफ हो जाती है कि एनपीसीआई ने इन 11 प्रोडक्ट्स की मदद से भारत के लिए कैसा अभेद्य फाइनेंशियल जाल बुना है। बिल्कुल, ये सिर्फ कुछ मोबाइल ऐप्स या शॉर्टकट्स का झुंड नहीं है, बल्कि एक वेल ऑयल्ड मशीन है। सही कहा। मतलब दूर किसी गांव में एपीएस की छोटी सी मशीन पर लगने वाले एक किसान के अंगूठी के निशान से लेकर कॉर्पोरेट दुनिया के उन बड़े आरटीजीएस वाले हाई वैल्यू ट्रांसफर्स तक, या फिर हर महीने बैंक से चुपचाप कटने वाली एनएसीएच ईएमआई से लेकर उस कीपैड फोन पर बिना इंटरनेट चलने वाले 99 हैश तक। एकदम। इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने वाकई देश को आर्थिक रूप से आजाद और डिजिटल रूप से साक्षर बनाया है। इस डिजिटल सिस्टम ने उस खाई को भर दिया है जो कभी सिटीज और गांव के बीच हुआ करती थी। आज हमारे देश में हर इंसान के पास उसकी नीड, इंटरनेट की स्पीड और ट्रांजैक्शन अमाउंट के हिसाब से कोई ना कोई डिजिटल ऑप्शन जरूर मौजूद है। इस डिटेल वाली चर्चा के बाद ना मुझे पूरा यकीन है कि अगली बार जब कोई किसी ठेले या दुकान पर क्यूआर कोड स्कैन करेगा या स्क्रीन पर पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज देखेगा, उनका एहसास जरूर होगा। लेकिन इस सब के बीच एक ख्याल है जो मेरे दिमाग में घूम रहा है और मैं थोड़ा सोचने पर मजबूर हूँ। कैसा ख्याल? देखिए, आज हमारी पूरी अर्थव्यवस्था, हमारे डेली के काम, मतलब सब्जी खरीदने से लेकर बड़ी बड़ी कंपनीज की सैलरी तक, सब कुछ इस एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी एनपीसीआई पर कंप्लीटली डिपेंड हो चुका है। हाँ, हम फुली डिपेंडेंट हैं इस पर आज के डेट में। और हमारी आदतें इतनी बदल चुकी हैं कि हम अपने साथ वॉलेट रखना तक भूल जाते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने यह सोचा है कि अगर फ्यूचर में किसी बहुत बड़े साइबर अटैक, किसी टेक्निकल फेलियर या मान लीजिए किसी सोलर स्टॉर्म की वजह से ये पूरा सिस्टम सिर्फ 48 घंटे के लिए ब्लैकआउट हो जाए? ये थॉट ही काफी डरावना है ना? सोचो, जब ना फोन चले, ना कोई कार्ड मशीन चालू हो और न ही कोई अंगूठे का निशान किसी काम आए, तो क्या हम वापस उस पुराने कैश की दुनिया में शिफ्ट होने के लिए तैयार हैं? आज की इस तेजी से कैशलेस होती दुनिया में आखिर हमारा प्लान बी क्या है?